देखो मेरे को भी वही जीन है, मेरे फादर को भी थी, मेरे दादा को भी थी। दादा को ना ओबेसिटी थी, ना फैटी लिवर था, ना डायबिटीज़ था। मेरे को क्यों हो गया? जीन तो सेम थे। एटलीस्ट 2-3 जनरेशन में तो जीन चेंज होने का सवाल ही नहीं है। तो फिर कैसे हो गया? बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के खैबर आज की मुलाकात में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आज की मुलाकात रमज़ान के दौरान है, इस पर सिर्फ रमज़ान पे ही बात होती है। और आज के शुमारे में हमने दावत दी है डॉक्टर शारिक मसूदी साहब को, जो कश्मीर के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। वो इल्म जानते हैं जो इंसान में बहुत सारे ग्लैंड्स है और उनकी सिक्रीशंस और उनका इम्पैक्ट क्या रहता है। आज इस सिलसिले में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका खुशामदीद। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, शुरुआत इस बात से करेंगे कि जो हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है, जितने भी ग्लैंड्स इंसान में हैं, तो जब रोज़ू में इंसान आ जाता है या ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कभी तो फाके तो होते रहते हैं रूटीन में भी, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड फाका रहता है, तो इससे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम पे क्या इमीडिएट और क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहते हैं? देखिए, जो भी हार्मोन रिलेटेड हैं, एनर्जी बैलेंस एंड मेटाबॉलिज्म, वो सारे हार्मोन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो जो ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं वो हार्मोन्स, और उसके बाद बाकी हार्मोन्स जो हमारी स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, उन सब पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बट जनरली बॉडी अडेप्ट्स, विद इन ए वीक बॉडी अडेप्ट करती है, तो लॉन्ग टर्म कुछ नहीं रहता है। इसमें थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस, थोड़ा एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, बट एट द एंड ऑफ 1 मंथ दे लूज ऑन एन एवरेज 1 kg चेंज हो जाता है। दो कुछ लोगों में थोड़ा वेट बढ़ भी जाता है, कुछ लोगों में बहुत घट जाता है। मेजॉरिटी में वेट अनचेंज रहता है, जैसे जस्ट -1 kg ड्रॉप। ठीक है, तो बेसिकली ये शुरू होता है बिकॉज देयर आर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक हमारा ईटिंग पैटर्न बदलता है, दूसरा हमारा वेकफुलनेस पैटर्न बदलता है, और स्लीप पैटर्न बदलता है। तो इसी को एडजस्ट करने के लिए हार्मोन्स अडेप्ट करते हैं। तो जैसे पहले ग्लूकोज की बात करें, नॉर्मल जब हम खाते हैं तो वो जो हमारी इंटेस्टाइन से अब होता है वो 2-3 घंटे चलता है। जैसे हमने सहरी खाई तो 3 घंटे वो सप्लाई होगी स्टमक और इंटेस्टाइन से, जो एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद ओबेसिटी फिर तो वहाँ से कट हो गया। फिर यहाँ जो हमारे लिवर है, लिवर ने कुछ एनर्जी स्टोर की होती है ग्लाइकोजन में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लिवर में होती है। वो चलेगी 3 से 5 साल तक, 3 से 5 घंटे तक। तो बाय 8 आवर्स इसका जो रिज़र्व था, जो उसने खाया था, चाहे वो डायरेक्टली आ रहा था या उससे आ रहा था लिवर से, वो बंद हो गया। उसके बाद लिवर का काम होता है जनरेट करना ग्लूकोज फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्स एक होता है फैट और प्रोटीन्स। तो शिफ्ट होता है मेटाबॉलिज्म, जैसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म शिफ्ट होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म। तो फैट बर्निंग होती है। जैसे हम फ्यूल इंजन होता है ना, पेट्रोल का इंजन डिफरेंट होता है, डीजल इंजन डिफरेंट होता है। तो ये मान लीजिए पेट्रोल इंजन से डीजल इंजन पे शिफ्ट करता है। तो इसमें जो भी हार्मोन्स आते हैं वो खुद अपना काम करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनकी भी चेंज आ जाती हैं। स्ट्रेस हार्मोन सबसे मशहूर है, आपने सुना होगा कॉर्टिसोल। तो टिपिकली कॉर्टिसोल मॉर्निंग में निकलता है, 2-3 बजे से शुरू होता है। तो मॉर्निंग में पीक पर होता है, फिर वो दिन में ग्रेजुअली सबसाइड करता है। तो उनका दूसरा नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उनका काम है ग्लूकोज बनाना। सो दे प्रिपेयर द बॉडी नॉर्मली फॉर द डे एक्टिविटी। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गया। तो टिपिकली जो रेशो होता है 2.55 to 1 होता है रेशो, यानी कि मॉर्निंग में अगर 100 हो तो इवनिंग में 40% या उससे कम होगा। यहाँ पर वो पैटर्न कॉर्टिसोल का भी चेंज हो जाता है। तो कॉर्टिसोल रेशो चेंजेस फ्रॉम 2.55 टू समथिंग लाइक 1.2 और 1.3, यानी कि शाम को भी हमें, रात को भी निकलता है कॉर्टिसोल। उस कॉर्टिसोल का काम यही होता है कि वो ग्लूकोज बनाए फ्रॉम लिवर, दैट्स कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। बाकी जो एनर्जी रेगुलेशन में हमारे हार्मोन्स हैं वो भी चेंज। एक हार्मोन है एडिपोनेक्टिन, उसका काम है इंसुलिन सेंसिटिविटी मेंटेन करना। तो वो नॉर्मली वो ओबेसिटी अडेप्ट करता है,
उसमें क्लियरिटी नहीं है। कुछ रिसर्च बताती है कि ये वो बढ़ता है इसमें फास्ट में, कुछ घटता है। बट ओवरऑल जब हम शिफ्ट करते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा फ़ैट खाते हैं इस रमज़ान में, फैटी मील्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि दबांचे रोज़े में थोड़ा आसन किए हैं, मास फुला नाइट फुला, सो उससे वो फैटी एसिड्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी तो शुगर भी बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं करेगी। इंसुलिन का काम होता है शुगर को कंट्रोल करना। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा तो शुगर लेवल बढ़ेगी। एक और है वो बहुत से हार्मोन, जैसे लेप्टिन है। लेप्टिन नॉर्मली हमारे सैटिस्फैक्टी देता है, तो सैटिस्फैक्टी हार्मोन उसका भी मॉर्निंग में बढ़ जाता है रमज़ान में, वो चेंज होती है। एक और हार्मोन है ग्रेलिन, वो निकलता है स्टमक से। ग्रेलिन का काम होता है हमें एपेटाइट बढ़ाना। तो जैसे वो क्रैम्प्स होते स्टमक में, लगते हैं हम कुछ खाएंगे, तो ग्रेलिन ऑब्वियसली जब हम फास्टिंग है वो बढ़ेगा। So these are overall changes in the energy metabolism, energy balance and weight. तो weight मैंने बताया कि मेजॉरिटी का सेम रहता है, हार्डली देयर इज अ डिफरेंस इन 1 kg, वो ड्रॉप होता है। बट देयर आर पीपल 10-20% who may gain weight. Yes. जब भी हम रमज़ान की बात करते हैं, हम हंगर की बात करते हैं, और हंगर एक ज़माने में एक वाहिद इलाज था डायबिटीज़ का। बिल्कुल। बाद में साइंस ने तरक्की की, तो कुछ तब्दीलियाँ आ गई, दवाइयाँ आ गई, तो लेकिन एवरी टाइम जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो शुगर का मसला रहता है। हाउ डज़ इट इम्पैक्ट, कैसे इम्पैक्ट करता है डायबिटीज़ में ये रमज़ान? As I was telling you, is a month of fasting and feasting. जब हम फास्टिंग करते हैं तो टिपिकली इन लोगों का कोई दवाई होता है, या दे मे बी ऑन इंसुलिन या टैबलेट खा रहे हैं, तो उनका दिन में हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस रहता है। जब नॉर्मल इंसान खाता है तो उसका वो बॉडी उसी हिसाब से अडेप्ट करता है, पर यहाँ पर उसने दवाई खाई है तो उसका ब्लड में थोड़ा असर रहेगा, या इंसुलिन की है उसको वो टिश्यूज़ में थोड़ा असर रहेगा, तो उनको दिन में लो शुगर होने का ख़तरा होता है। फिर जब वो इफ्तार करते हैं, इफ्तार के वक्त हम 2 घंटे में हम जो नॉर्मली हम पूरे दिन में खाते हैं वो उस वक्त खाते हैं, तो ये शिफ्ट, ये सडनली इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी कम्स एंड विच इज़ एनर्जी डेंस, विच इज़ ग्लूकोज, मतलब हाई GI फूड्स होते हैं जो एकदम ग्लूकोज बढ़ाते हैं, और फैट भी बहुत है, सैचुरेटेड फैट भी बहुत होता है। तो इससे इनकी एक साइड से बिकॉज ऑफ फैट देयर इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज, ऑन द अदर साइड डिमांड फॉर इंसुलिन इंक्रीज, बिकॉज वो सडनली इनको ग्लूकोज लोड आ गया, तो शुगर शूट्स अप। टिपिकल इंसान में जब भी जैसे मुंह में खाना डालते हैं वहाँ इंसुलिन तैयार बनती है, जैसे ही इस ब्लड में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज आ गया वहाँ से इंसुलिन निकला, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट फेज रिलीज। वो ऐसा सिस्टम ऊपर वाले ने रखा है कि अगर इंसान एक बोरी भी ना चीनी की खाए, इसका शुगर 140 नहीं जाएगा, 139, उतना एफिशिएंट है वो इंसुलिन रिलीज। पहले फर्स्ट फेज़ में क्विकली निकलता है, फिर सेकंड फेज़ में एज़ पर रिक्वायरमेंट जितना वो खाएगा उतना निकलता रहेगा। पर यहाँ पर डायबिटीज़ में फर्स्ट फेज़ ऑफ इंसुलिन रिलीज होता ही नहीं, उनकी वो सेल तो उतनी होती ही नहीं कि वो फर्स्ट फेज़ रिलीज़ करें, तो एब्रप्ट इंक्रीज तो है ही नहीं पॉसिबल। अब सेकंड फेज़ उनका हाफ होता है, लेकिन जब इतना लोड डालेंगे तो शुगर उनका शूट अप हो जाता है। सो वी हैव टू ट्रेन देम, वो मतलब कि आप अगर आप इफ्तार करोगे यू कैन टेक अ खजूर, बट एक लेना है, ये नहीं कि आप पूरी लोगे, और उसके बाद आप इंसुलिन करोगे, अगर आपका इंसुलिन लिखा गया या अगर कोई ड्रग लिखा है वो ड्रग तब आप खाना, लेकिन आप ऐसा खाओ जो स्लोली एब्जॉर्ब हो, जो आपकी सिस्टम पर लोड ना पड़े। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो हम तराई पढ़ेंगे, बट तराई में भी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, क्योंकि 20 बार आप ऊपर नीचे जाते हो, उसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं लगती है। पर यहाँ जो खाते हैं, जैसे नॉर्मली स्वीट डिश कोई नहीं खाता नॉर्मली ना जनरली, बट इस दिन ये स्वीट डिश भी खाता है। स्वीट ड्रिंक भी डायबिटिक नॉर्मली नहीं पीता है, बट उस दिन वो पीता है, बोलता है ये बाबरी बेल त्रेश जो होते हैं ना, एग्जैक्टली, और बाकी स्वीट ड्रिंक्स भी पीते हैं। और इसी तरह खजूर
वो हालांकि उसका थोड़ा जे लो है, बट फिर भी एक खजूर तकरीबन 25 कैलोरीज है। तो फिरनी भी आ जाती है, डेजर्ट भी आ जाता है, और फिर चाय भी पीता है, और चाय के साथ रोटी भी खाता है। उसी वक्त वो कार्ब लेता है। नॉर्मली क्या हम 4 बजे की चाय के साथ रोटी खाएंगे, फिर शाम के खाना यहाँ उसी वक्त चाय भी, वो चाय की रोटी भी और चावल भी। वो समझता है कि मैंने दिन को खाया नहीं, मैं डिज़र्व करता हूँ। ये ऐसी बात होगी कि आपके पास एक से मान लो एक जनरेटर है, तो उसकी 1 किलोवाट कैपेसिटी है, तो आप बोलते हैं मैंने इसको पूरा दिन चलाया नहीं, अब मैं इसको 5 मिनट की 2 किलोवाट डालूंगा, तो सिस्टम तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उनकी शुगर शूट अप होती है। तो फिर रात को उनको जब वो सोते हैं तो फिर इनकी शुगर डाउन होने का ख़तरा होता है, क्योंकि वो जितना खाते हैं वो इंसुलिन ज़्यादा देते हैं या दवाई ज़्यादा खाते हैं। फिर रात को डाउन होगी, फिर सहरी में खाया, उस वक्त फिर थोड़ी ऊपर होती है। तो ये थोड़ा एग्जैजरेट होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट अच्छी मैनेज करते हैं, तो इसलिए हम उनको प्री रमज़ान काउंसलिंग करते हैं कि क्या होगा तो आप कैसे हैंडल कर पाओगे। जनरल इम्प्रेशन इज दैट देयर इज लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल जो ये समझता है कि, जो ये कन्वे करता है कि रमज़ान में रोज़े रखने से जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर रहते हैं बाकी 11 महीनों के मुकाबले में। बिल्कुल, बिकॉज डायबिटीज़ की हम जब बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम इज वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ 90% 95% या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का यही प्रॉब्लम है कि हम बेसिक डिफेक्ट है कि आपके पास जितना आप खाते हो उतना आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाती है। तो जब आप फास्टिंग करते हो तो यू आर पेसिंग इट, आप उसको एकदम सारा खाना नहीं डालते हो। तो जो लोग जिनको मतलब वो दिन को बहुत ज़्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, उनके लिए अच्छा सा ये ट्रेनिंग सेशन बन जाता है, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ फास्टिंग दे कैन नॉट टेक एनीथिंग। तो तब तक जो आपने सहरी में खाया वो आपको मतलब तब तक आपने मेटाबोलाइज किया, फिर इफ्तारी तक हो गई। अगर वो इफ्तारी में भी फिर आराम से खाएगा तो उनके लिए फ़ायदा है। सो दीज आर द पीपल हु लूज़ वेट ड्यूरिंग रमज़ान, जो पेसिंग करते हैं और फिर सहरी में उतना ही खाते हैं जितना उनको रिकमेंड किया है, इफ्तारी में भी खाते हैं। लेकिन एक और ग्रुप है जो नॉर्मली, मैं बताऊँ अपनी मिसाल, मैं डायबिटिक नहीं हूँ लेकिन मैं दिन को लंच नहीं करता, बिकॉज हॉस्पिटल में होते हैं, बिजी होते हैं। लेकिन आज मैं लंच करता हूँ सहरी के वक्त। एग्जैक्टली मैं सुबह चाय पीता नहीं हूँ नॉर्मली, मतलब बिकॉज ऑफ पर्सनल रीज़न, लेकिन आज मैं सहरी में चाय भी पीता हूँ, ठीक है। और डेजर्ट वो कभी नहीं खाते, इस वक्त खाते हैं, वो भी खाते हैं। तो मेरा एनर्जी इंटेक ज़्यादा है इन रमज़ान दैन नॉन। तो ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे लोगों को वेट गेन होगा और शुगर भी बढ़ेगा। सो इट वेरीज, बट ओवरऑल जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हु आर नॉट डिपेंड ऑन इंसुलिन, जिनको अपनी इंसुलिन है, मीन्स अर्ली स्टेज ऑफ टाइप 2, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग भी है, मतलब अच्छी है। या कश्मीर में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग थायराइड के शिकार भी रहते हैं, कि कोई इम्पैक्ट रहता है इसमें? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉर्मली जो थायरॉक्सिन है वो हम एक देते हैं टैबलेट के स्वरूप में, वो लिवोथायरॉक्सिन, सिंथेटिक थायरॉक्सिन है, इसको हम T4 बोलते हैं थायरॉक्सिन, वही सिंथेटिक फॉर्म देते हैं। बट इसकी एब्जॉर्प्शन उतनी एफिशिएंट नहीं है गाट में, तो हमें देना पड़ता है नॉर्मली फास्टिंग में। हम बोलते हैं इनको मॉर्निंग में ले लो, आई एम टॉकिंग नॉन रमज़ान डेज, नॉन फास्टिंग डेज। तो फिर आप 30-40 मिनट्स वेट करो, तब आप खाना खाओ या ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि ब्रेकफास्ट में जो फूड होता है उसमें जो फाइटेट्स या बाकी फाइबर होता है उससे वो बाइंडिंग करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। अब रमज़ान में आपको उतना टाइम है ही नहीं कि आप 30-40 मिनट, तो इसके लिए इसकी 2-3 सजेशन है। तो सबसे जो कॉमन है जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप सोते वक्त खाओ, बेड टाइम। आपने इफ्तारी की, उसके बाद आपने दैट इज़ इफ्तार स्नैक, फिर आपने इफ्तार मील किया, फिर आपको तरावी पढ़नी है, फिर आप 2 घंटे तक नहीं खाओ कुछ, फिर आप सो जाओ, तो उस सोते वक्त वो खाओ, क्योंकि तब तक 2 घंटे में स्टमक खाली हुआ होता है, तो उसमें मिनिमम चेंज होता है। दूसरा पैटर्न है कि आप अगर सहरी में अर्ली उठते हो, कुछ लोग उठते हैं, तो वो उस वक्त खा सकते हैं। तो दीज आर द यूजुअल थी। तीसरा है कि आप इफ्तार के वक्त खाओ। बट देखा गया कुछ T4 जो लेवल है ब्लड में, उसकी मेजरमेंट थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन TSH में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये ओवरऑल उतना मेजर इशू नहीं है। बट लोग पूछते हैं सवाल, मैं किस वक्त खाऊं, ये ज़रूरी है जानना कि बेड टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दीज पीपल।
ये जो डॉक्टर साहब कश्मीर में पिछले कई बरस से एक हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, उनमें पीसीओडी एक मतलब मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा है, एक एपिडेमिक सा लग रहा है बाज़ औक़ात अगर फिगर्स देख लें तो हाउ डज रमज़ान फास्टिंग इम्पैक्ट इट? Yes, that is a very good question because obviously फीमेल पॉपुलेशन आधी पॉपुलेशन है तो उनमें बहुत कॉमन है, एपिडेमिक हुआ है। तो दिस इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ द सेम जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, ओबेसिटी, belly fat or central obesity and PCOS. They are basically they have a common defect that's called insulin resistance. तो जो मैंने बताया कि इंसुलिन काम नहीं करती है, तो उसके वजह से जब ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हुआ, नॉर्मली काम होता है कि इंसुलिन जब निकलता है पैनक्रियास से ब्लड से जाके वो मसल सेल जो मेनली ग्लूकोज को कंज्यूम करता है वहाँ एक गेट खोलता है जहाँ से वो ग्लूकोज अंदर जाता है। जब वो गेट खुला नहीं तो सेल को लगता है हंगर, सेल को लगता है वीकनेस, सेल को लगता है कि भूख, मैं खाऊंगी कुछ तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो उसको स्टमक में तो है फूड, उसको ब्लड में भी शुगर है लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा है। फिर जो शुगर ये बिल्डअप हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, उसके बाद वो फिर फैट में बॉडी कन्वर्ट करती है, तो फैट से फर्दर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। अब इनका डिफरेंट क्या होता है कि व्हेन यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस तो बॉडी ट्राइज टू compensate it by producing more insulin, लेकिन हायर इंसुलिन लेवल्स कॉज मोर ऑफ मेल हार्मोन फॉर्मेशन बट इज कॉल्ड एंड्रोजन एक्सेस और हाइपर एंड्रोजनिज्म। PCOS और पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज़, उसके बेसिकली 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक उनमें हार्मोन एक्सेस होते हैं, मेल हार्मोन एक्सेस, एंड्रोजन एक्सेस। एक उनका होता है वो जो एग है ओवुलेशन नहीं होती है प्रेडिक्टेबली, एनोवुलेशन, ओलिगोएनोवुलेशन, उनके मतलब पीरियड्स या तो प्रोलॉन्ग हो जाएंगे या उनको डिले हो जाएंगे। और तीसरा कंपोनेंट होता है कि अगर उनकी अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ओवरी एक टिपिकल पिक्चर दिखाती है जिसको PCO मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। आम लोग समझते हैं सिस्ट है, वो मिसनामर है, वो सिस्ट नहीं है, वो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो एग राइप नहीं हुए, उन्हीं के वो रेमिनेंट्स होते हैं। तो इन 3 में से एक क्राइटेरिया जो है एंड्रोजन एक्सेस, तो बेसिक कॉज इज एंड्रोजन एक्सेस। तो वो अगर फास्टिंग रखते हैं हम एंड इफ़ वी ऑब्जर्व फास्ट बट वी डोंट टेक टू मच फूड, हम लो GI फूड खाएंगे, कम्प्लेक्स कार्ब खाएंगे और पेसिंग करेंगे, वी विल नॉट टेक एनी, तो उनको फ़ायदा है, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस डाउन होगी, तो उनकी मेल हार्मोन प्रोडक्शन भी कम होगी, तो PCOS फ़र्क हुआ। लेकिन अगर हमने ये दूसरा पैटर्न खाया कि हम शॉर्ट टाइम में सारा खाना खाएंगे, वो एनर्जी डेंस होगा, उसमें सैचुरेटेड फैट भी होगा और बहुत सारा ग्लूकोज होगा, हाई GI कार्ब होगा, तो एकदम जैसे बॉडी में ग्लूकोज गया तो इंसुलिन स्पाइकिंग करेगा। तो जितना इंसुलिन स्पाइकिंग होगा उनकी उतनी वो निकलेगी, मेल हार्मोन एक्सेस बनेगी, तो उनका एग्जैजरेट होगा, मतलब वर्सन हो जाएगा। सो ये जिनको PCOS है तो उनको समझने की ज़रूरत है कि हमें इंसुलिन लेवल लो रखनी है, तभी हमारे मेल हार्मोन लेवल लो हो जाएगी, हमारा सिंड्रोम कंट्रोल में रहेगा। तो अगर वो ऐसे ही मतलब खाएंगे जैसे आम लोग खाते हैं तो उनकी वर्सन हो सकती है। बट अगर वो लकी पीपल हैं जो समझते हैं, पेसिंग करेंगे, कम्प्लेक्स कार्ब खाएंगे, हाई फाइबर डाइट खाएंगे, ज़्यादातर वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, नेचुरल फ्रूट्स खाएंगे, होल ग्रेन सीरियल खाएंगे और ये प्रोसेस फूड अवॉइड करेंगे जो हम खाते हैं अक्सर, बिस्किट, बेकरी और डेजर्ट्स, तब उनका फ़ायदा आएगा। बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे बताया ना आपने, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है या इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, तो उनका भी वो इम्प्रूव हो जाएगा बेसिक डिफेक्ट। डॉक्टर साहब, इस नॉलेज कन्वर्सेशन के आखिर में क्योंकि जैसे कि आपने आउटसेट मतलब एट द आउटसेट फरमाया कि ये एक ऐसा महीना है जिसमें इंसान का बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ा सा टिक होता है, उसमें थोड़ी कोई तब्दीली आती है, जब जागने की ज़रूरत ना हो शायद तो जागना पड़ता है, जब सोने की ज़रूरत ना हो तब शायद सोने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसके कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स तो नहीं रहते हैं? नहीं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुछ नहीं है, बहुत से स्टडीज़ में हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो मैंने बताया ना कि एवरेज जो 1 kg कम होता है, दे क्विकली रिगेन दैट आफ्टर रमज़ान, और कुछ लोग तो और ज़्यादा रिगेन करते हैं। कुछ नहीं होता, बट टेम्परेरी GI डिस्टर्बेंस होती है। जब वो ईद आती है तो ईद के बाद उनका फिर फूड पैटर्न, तो उस वक्त फिर उनकी GI डिस्टर्बेंस हो जाती है,
बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुछ नहीं रहता. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हैज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ Yes, human body has tremendous resilience. It can adapt to any situation and because जब मतलब जो हमारा जो लाइफस्टाइल पहले था, व्हाट इज कॉल्ड हंटर गैदर लाइफस्टाइल, यस आइस एजेस होते थे, उसमें तो एनर्जी वाज नॉट एज सरप्लस एज दिस. सो वी आर यूज्ड टू फास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज मिलता ही नहीं था कुछ. जब सारा आइस के नीचे चला गया हो कुछ मिलता ही नहीं था. ब्रोज वंदस में इस्ते थावा स्टोर ना वंदस में इस बात बांध पत क्या होनो हमारे खौमस था. हाँ. सो जब उनकी वो सो बॉडी हैज़ बीन प्रोग्राम्ड टू विदस्टैंड फास्टिंग. एक्चुअली जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो अभी जो ये एपिडेमिक है डायबिटीज़ का, पीसीओएस का, ओबेसिटी का, हाइपरटेंशन का, फैटी लिवर का, उसका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस इट वाज अ एडाप्टेशन ऑफ द बॉडी दैट टाइम बिकॉज मेन कंज्यूमर ऑफ द एनर्जी इज ग्लूकोज इज मसल. But you need glucose for brain. Brain cannot survive without glucose. And you need for reproductive organs also you need glucose. ठीक है. तो बॉडी ने ये स्ट्रैटेजी की, उसने इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाई, उसकी वजह से मसल कुड नॉट यूज दिस ग्लूकोज. सो इट वाज सिप्योर्ड फॉर द ब्रेन. ठीक है. क्योंकि उन दिनों कार्ब का जो सोर्स था बहुत लिमिटेड था. इट कुड बी फ्रॉम वाइल्ड बेरीज, इट कुड बी फ्रॉम जो हनी है, ठीक है, कुछ फ्रूट्स हैं. उनका उस वक्त एनर्जी सोर्स था मेनली फैट फ्रॉम एनिमल्स. तो बट दे नीड ग्लूकोज फॉर ब्रेन एंड रिप्रोडक्शन. तो उस वक्त चूँकि एनर्जी डिफिशेंट थी तो उनने ये अडाप्ट किया सिचुएशन को. लेकिन अब जो ये कार्बोहाइड्रेट का एक सैलाब आ गया, आवर बॉडी इज प्रोग्राम्ड फॉर दैट सिचुएशन. सही. तो वी गेट अ फ्लड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फ्लड ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. सो हम कहते हैं जीन्स खराब है, जीन्स आर बैड, बट बेसिकली दीज जीन्स वेर गुड. They were for that lifestyle which has been जो अभी हमारे 3-4 लाख साल बोलते हैं जो मॉडर्न ह्यूमन रहा है, उसमें 90% लाइफस्टाइल वही रहा, हंटर गैदर लाइफस्टाइल. उसको शिकार करना पड़ता, चलना पड़ता था 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर. फिर वो एनिमल अगर मिला फिर उसको बारबेक्यू करता था, बारबेक्यू में सारा फैट निकलता था, फिर लीन मीट रहता था. तो वो उसके लिए वो जीन्स प्रॉपर थे. लेकिन वो जीन्स तो वही है. साइंटिस्ट कहते हैं कि पिछले 10,000 साल में our genes have hardly changed 0.3%. But what has changed? Epigenetics. What has changed? Gene expression. Because of this environment. So जो bad genes थे, they were good for that, but they are bad for this lifestyle. This lifestyle. तो हम कहते हैं कि देखो मेरे को भी वही जीन है, मेरे फादर को भी थी, मेरे दादा को भी थी. दादा को ना ओबेसिटी थी, ना फैटी लिवर था, ना डायबिटीज़ था. मेरे को क्यों हो गया? जीन तो सेम थे. एटलीस्ट 2-3 जनरेशन में तो जीन चेंज होने का सवाल ही नहीं है. तो फिर कैसे हो गया? बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया. तो वी हैव टू काइंड ऑफ अडाप्ट बैक टू दैट लाइफस्टाइल. दैट इज़ वाई ह्यूमंस जल्दी अडाप्ट करते हैं. तो वो उनका पुराना लाइफस्टाइल बन जाता है. इफ़ दे अंडरस्टैंड. इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड, वो बोलेंगे नहीं मैंने पूरा दिन को कुछ नहीं खाया, तो वो जो नॉर्मली वो 10 घंटे में खाता था वो 10 मिनट में खाएगा, तो प्रॉब्लम तो होगी. रमज़ान के सिलसिले में जो हम बातें कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो भी जारी रहेंगी. और हम उम्मीद करेंगे कि इस नॉलेज कन्वर्सेशन के अलावा हम कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे आपको एक बार फिर दावत देने के लिए. तब तक के लिए शुक्रिया. लेकिन इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि ये जो प्रोग्राम है ये हम खैबर की इश्तराक से करते हैं, तो उनकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा है, वो आप कबूल कर लीजिएगा. थैंक यू.